एनडीसी ईडीयू के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 6.2 हम कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो देखना हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि आकृति 6.19 में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है। डीई समांतर एसी है और डीएफ समांतर एई है, तो हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बट्टे एफ ही बराबर बीई बट्टे ईसी। तो देखना ये हमारे पास आकृति 6.19 है। तो अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? हमारे पास आधार अनुपातिक जो प्रमेय है वो बहुत ही यहाँ पर यूजफुल साबित होगी, बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो देखना, पहले मैंने आपको क्या बताया है, पहले मैंने आपको बताया हमें क्या लिखना है, जो भी हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें क्या दिया है। तो देखना यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो हमें दिया गया है डीई समांतर एसी, तो यहाँ हम लिख देंगे कि डीई समांतर एसी दिया गया है। उसके बाद में एक और दिया गया है, क्या, डीएफ समांतर एई दिया है। ये दो ही बात तो हमें दी गई है क्वेश्चन में, है ना। तो देखना अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो हम यहाँ लिखेंगे, सिद्ध करना है वो भी आपको यहाँ दिया गया है। क्या सिद्ध करना है? बी एफ बट्टे एफ ही बराबर बीई बट्टे इसी। तो वो यहां लिख देते हैं कि बी एफ बट्टे एफ ही बराबर बीई बट्टे इसी। ये सिद्ध करना है। अब मैंने तीसरा पॉइंट आपको ये बताया था कि हमें किस पर चलना है, रचना पर चलना है। अरे बताया था ना कि हमें क्या करना है, उसके बाद में रचना पर चलना है। लेकिन हमें जरूरत होगी ना तभी हम रचना पर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यहीं से काम हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा बातें करने की जरूरत कहाँ है हमें। तो रचना का पॉइंट हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। उसके बाद में किस बात पर चल लेंगे? उसके बाद में मैंने बताया था आपको हमें चलना है उपपत्ति पर। तो देखना अब उपपत्ति पर हम जा रहे हैं, तो हमारे पास अब हम कैसे काम करें कि हमारे पास ये सिद्ध हो जाए बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बी ई बट्टे ई सी। ये यहाँ कैसे कैसे सोचे हैं, तो आपको देखना बड़ा अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं कि आप बी एफ किस में आ रहा है, देखना बी एफ और एफ ई, यहां से देखो बी एफ बट्टे एफ ई, इन दोनों को देखो, ये हमारा कहां तक मान जा रहा है, बी एफ एफ ई यहां तक मान जा रहा है। तो देखना यहां तक हमारा कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यहां तक कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये देखना ये त्रिभुज। पहले हमें देखना यहां से क्या दिया गया है, डी ई समांतर एसी दिया गया है। तो एक बात यहां से देखना, पहले मैं यहां लिखता हूं कि हमें दिया गया है क्या, डी ई समांतर एसी, डी ई समांतर एसी। अब देखना डी ई समांतर ए सी है और बीई बट्टे इसी भी हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या ले रहे हैं, ये बड़े वाला जो त्रिभुज है, ये बड़े वाला त्रिभुज ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं बड़े वाला त्रिभुज? देखना कि बी एफ बीई बट्टे इसी हमें सिद्ध करना है एक तो ये बड़े वाले त्रिभुज में ही आ रहा है बीई, और ये रहा ई सी, बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है। और यहां से देखना डीई समांतर एसी है, डीई समांतर एसी है। तो आधार अनुपातिकता प्रमेय से मैंने क्या बताया था कि जब ये जो रेखाखंड है वो किसी तीसरी भुजा के समांतर होता है तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कैसे? में अलग देखना, अलग ये ट्रायंगल बना रहा हूं। ये ट्रायंगल हमारे पास ऐसे है, ये ए, ये बी, ये सी, ये बड़े वाला ट्रायंगल है। अब देखना ये डी और ये ई, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, डी ई समांतर एसी है। अब ये दोनों जब समांतर है तो ये वाला जो रेखाखंड है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब क्या हुआ, यहां से हम लिखेंगे कि आधार
आनुपातिकता प्रमेय से, या फिर क्या लिखेंगे प्रमेय 6.1 जो हमने पढ़ी है ये वाली, क्या लिखेंगे यहां से लिखेंगे बीई बट्टे ईसी बराबर बीडी बट्टे एडी या फिर डीए। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, और समांतर है तो इसका मतलब ये जो रेखाखंड है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखना यहां से मैं बात लिखता हूं बीई बट्टे ईसी बराबर बीडी बट्टे एडी या फिर डीए, बात बराबर ही है तो ये एडी। अब इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। तो देखना ये एक काम यहां से हमारा कुछ तो पकड़ने आया है, हमें कुछ तो दिखाई दे रहा है बी बट्टे सी। अब हमें क्या और देखना है, हमें देखना है बी एफ बट्टे एफ ई, ये देखना है। तो एक बात देखना यहां, ये वाला देखना यहाँ बी एफ एफ ई ये दिखाई दे रहा है। तो यहां से हमें त्रिभुज कौन सा पकड़ना है, एक बात और डी एफ समांतर ए ई है, तो ये डी एफ और ये रहा ए ई। तो देखना लास्ट वाला इसमें ए ई आ रहा है और एफ ई पे खत्म हो रहा है। तो देखना ये वाला ट्रायंगल देखना, मैं अलग से ट्रायंगल बना रहा हूं, इधर देखना ये वाला पूरा खोल के बता रहा हूं सही ढंग से, है ना। ये देखना ये ए और ये ई, उसके बाद में ये बी और ये यहां पर डी और ये एफ। क्यों लिखा है? क्योंकि इसी में बी एफ भी आ रहा है और एफ ई भी आ रहा है, ए ई भी आ रहा है और डी एफ भी आ रहा है। इस ट्रायंगल में सभी आ रहे हैं ना। यहां से इसका हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें डी एफ समांतर ए ई दिया गया है। तो देखना इसमें डी एफ भी आ रहा है, ए ई भी आ रहा है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बी एफ और एफ ई। तो इसमें बी एफ भी आ रहा है और एफ ई भी आ रहा है। तो यहां से हमारा काम होगा देखना। अब वो ही प्रमेय यहां लगाएंगे, कौन सी प्रमेय 6.1 या आधार आनुपातिकता प्रमेय से कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं। यहां हमने लिखा नहीं कौन सा त्रिभुज लिया है, यहां लिखना है हमें कौन सा त्रिभुज ए बी सी में। यहां हमें लिखना है जो भी ट्रायंगल हमने लिया है, जो भी त्रिभुज हमने लिया है वो यहां पर हमें डिनोट करना है। अब देखना अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, हम लेंगे अब त्रिभुज कौन सा, ए बी ई। कौन सा त्रिभुज, ए बी और ई, ये त्रिभुज लेंगे। देखना है यहां से मैं ले रहा हूं त्रिभुज ए बी और ई। कौन सी प्रमेय से, वही प्रमेय मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं 6.1 से, या फिर आधार आनुपातिकता प्रमेय से। क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे कि बी एफ बट्टे एफ ही बराबर बी एफ बट्टे एफ ही बराबर बी डी बट्टे ए डी या फिर डी ए, बी डी बट्टे ए डी। कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। इसको समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 2, इसको समीकरण नंबर 2। अब देखना मैं पहले इधर से रब कर रहा हूं, अब देखना समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। मैं अलग पेन से डोनेट करता हूं, अलग पेन से मैं दर्शाता हूं कि ये देखना यहां से ये रहिए, यहां से कुछ आपको दिखाई दे रहा है, देखना यहां से कुछ दिखाई दे रहा है। यहां पर भी देखना बीडी बट्टे एडी है, यहां पर भी बीडी बट्टे एडी है ना। तो यहां से मैं लिख रहा हूं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, यहां बीडी बट्टे एडी, यहां भी बीडी बट्टे एडी। तो इस बीडी बट्टे एडी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखना इस बीडी बट्टे एडी की जगह ये बी बट्टे ईसी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी बीडी बट्टे एडी के बराबर ही है बी बट्टे ईसी। तो इस बीडी बट्टे एडी की जगह ये लिख सकते हैं ना बी बट्टे ईसी। तो यहां से मैं लिख देता हूं क्या होगा हमारे पास कि बी एफ बट्टे एफ ही बराबर
बी बटे इसी होगा समीकरण 1 और 2 से। अरे होगा ना। और हमें सिद्ध भी क्या करना था, बी एफ बटे एफ ही बराबर बी बटे इसी हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना हमें। तो यहां से हम लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, क्या लिखना है हमें, इति सिद्धम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो देखना क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि आकृति 6.20 में DE समांतर OQ, DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है EF समांतर QR होगा। तो देखना यहाँ पर भी हमारे पास जो रामबाण साबित होने वाली है हमारी प्रमेय, आधार अनुपातिकता प्रमेय 6.1, तो वो आपको अगर सही ढंग से क्लियर है ना तो इस क्वेश्चन में आपको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। तो देखना पहले वाला जो क्वेश्चन 5 में हम देखना कि पहले हम क्या लिखेंगे, अभी तक लिखते आए हैं हम, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। पहले लिखेंगे हम दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो देखना दिया क्या हुआ है हमें, जो आपके सामने है, यहां लिख देंगे कि हमें दिया है कि DE समांतर OQ और DF समांतर OR। अरे यही दिया है ना। अब देखना, एक बार देखना, अब हमें सिद्ध करना है, वो लिखना है, क्या सिद्ध करना है, हम यहां लिखेंगे कि सिद्ध करना है, दर्शाइए कि मतलब क्या सिद्ध करना है, EF समांतर QR हमें सिद्ध करना है। तो यहां से लिख देंगे कि हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR। अब रचना की जरूरत तो हमें तब होती है ना कि ये जो डायग्राम दिया गया है इससे हमारा काम नहीं हो रहा हो, हम हमारी तरफ से तब काम करते हैं, लेकिन यहां से हमारा काम हो जाएगा तो हमें यहां पर रचना की जरूरत नहीं है। तो रचना से छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। अब हमें चलना है डायरेक्ट उत्पत्ति पर। चौथा पार्ट होता है हमारा उत्पत्ति। अब देखना उत्पत्ति में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आप जो दिया है ना उसके ऊपर गौर करना सही ढंग से। ये दिया गया है, यहां लिखो पहले कि DE समांतर OQ, इसके कोष्टक में लिख दो, ये हमें क्या है, दिया है DE समांतर OQ, ये क्या किया गया है, हमें दिया गया है। तो यहां से चलना, यहां से देखना, इसमें देखना जो डायग्राम हमें दिया गया है उसमें देखना DE और OQ कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, ये देखना DE समांतर OQ दिया गया, मतलब DE और OQ कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। मैं अलग से ट्रायंगल बना रहा हूं, ये ऐसे करके ट्रायंगल है, देखना ऐसे ट्रायंगल है, ये यहां पर Q है, ये P है और ये O है, और ये यहां पर ऐसे करके ऐसे ये D है और ये E है। तो देखना इस वाले ट्रायंगल में ही आ रहे हैं, ये DE और OQ इस वाले ट्रायंगल में ही आ रहे हैं। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये लेंगे त्रिभुज POQ। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज POQ। तो यहां से मैं एक बात लिखता हूं कि त्रिभुज POQ में क्या करेंगे, POQ में जब ये समांतर है तो आपको आधार अनुपातिकता प्रमेय से पता है कि ये जो समांतर जो रेखाखंड है वो त्रिभुज को, जो दोनों भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये समांतर रेखाखंड त्रिभुज की दोनों भुजाओं को, दोनों साइड्स हैं उनको समान अनुपात में, समान रेशियो में विभाजित करेगा। तो देखना यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पे पहले लिखूंगा कौन सी प्रमेय से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको लिखना है कि आधार अनुपातिकता प्रमेय से। मैं यहां लिख रहा हूं प्रमेय 6.1 से। क्या लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, PD बट्टे OD, PD बट्टे OD बराबर PE। देखना PD बट्टे OD या फिर DO बराबर है PE बट्टे EQ। इस समीकरण को नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1।
अब एक बात और देखना, अब दूसरे वाला जो हमें दिया गया है उस पर गौर करना। दूसरे वाला हमें क्या दिया गया है, दूसरे वाला हमें दिया गया है DF समांतर OR। तो मैं यहां लिख रहा हूं DF समांतर OR। इसके कोष्टक में हमें लिख रहा हूं, ये हमें क्या किया गया है, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है हमें, तो हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब देखना, यहां से आप देखना, अब अलग से ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा मैं, आपको इसी में देखना है, अलग से बार बार ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां से पकड़ने की कोशिश करो क्वेश्चन को, देखना DF समांतर किसके, OR के। तो DF और OR कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, देखना मैं इसको थोड़ा सा ऐसे गहरा बना रहा हूं। ये वाला ट्रायंगल है, इसी में आ रहे हैं, ये वाला, ये रहा कौन सा, POR। कौन सा ट्रायंगल, त्रिभुज POR। तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं कि त्रिभुज, इधर त्रिभुज POR में क्या करेंगे, त्रिभुज POR में, अरे क्या करेंगे कि ये जो समांतर है ये और ये, तब ये जो रेखाखंड है DF वो क्या करेगा, ये जो दोनों भुजाएं हैं त्रिभुज की, इनको समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां लिखूंगा प्रमेय 6.1 से क्या लिखेंगे, PD बट्टे OD या फिर DO बराबर PF बट्टे FR। ये समीकरण नंबर 2। कौन सी समीकरण आ गई, अब देखना मैं डिनोट कर रहा हूं अलग पेन से, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखना ये PD बट्टे DO यहां भी है, ये PD बट्टे OD यहां भी है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या बोल सकते हो कि PD बट्टे OD, तो क्या आप इस PD बट्टे OD की जगह या फिर इस PD बट्टे OD की जगह ये PE बट्टे EQ लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो ना, क्योंकि ये भी PD बट्टे OD का मान है, ये भी PD बट्टे OD का मान है, तो क्यों नहीं समीकरण 1 व 2 से PD बट्टे OD की जगह PE बट्टे EQ लिख दे, अरे लिख देना। तो देखना मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखेंगे कि PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR होगा। अरे होगा ना, होगा या फिर नहीं होगा, PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR आ गया। अब आपने प्रमेय 6.2 पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, आधार अनुपातिकता प्रमेय का विलोम थी कि अगर कोई रेखाखंड त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा। ये बात पढ़ी थी ना आपने। तो देखना अब यहां से ये जो रेखाखंड, मैं अलग से ट्रायंगल बना के बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये वाला जो बड़े वाला जो ट्रायंगल है ये P क्यों R और ये बीच में EF है। अब देखना ये EF जो रेखाखंड है, EF जो रेखाखंड है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, बराबर अनुपात में विभाजित कर रहा है। कैसे, देखना PE बट्टे EQ, PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR कर रहा है। तो जब ये रेखाखंड इन दोनों जो भुजाएं हैं इनको समान अनुपात में जब ये विभाजित कर रहा है तो ये त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा, होगा ना। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, यहां से मैं लिखूंगा प्रमेय 6.2 से या आधार आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधार आनुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या लिख सकते हैं, जो आपको भी पता है मैंने बताया है, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि EF समांतर
क्यू आर होगा। ये हमारा अब लास्ट में आपको लिखना है इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम अब। देखना तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि आकृति जो हमें ये दी गई है इसमें ओपी ओक्यू और ओआर कौन कहाँ है। देखना ओपी ये रहा ओपी। ओपी पर कौन सा बिंदु स्थित है ए। ये यही बोल रहे हैं कि ओपी ओक्यू ओआर। ओपी बिंदु तो ये रहा ओपी। ओपी पर देखना बिंदु ए स्थित है क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। बाद में ओक्यू पर बिंदु बी स्थित है तो देखना ओक्यू पर बिंदु बी स्थित है। ठीक है। उसके बाद में ओ आर पर ये बिंदु सी स्थित है। और क्या बोल रहा है हमें दिया गया है क्या दिया गया है कि ए बी समांतर पी क्यू है कि जो ये ए बी है वो किसके समांतर है पी क्यू के। और ए सी समांतर पी आर दिया गया है। ए सी समांतर पी आर दिया गया है। और देखना बी सी समांतर क्यू आर हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखना हमने जो लास्ट क्वेश्चन जो किया था अगर वो आपने अगर सही ढंग से पढ़ा है ना तो इस क्वेश्चन को आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए। धीरे धीरे चीजों के साथ खेलना शुरू कीजिए। आप भी धीरे धीरे ऐसी चीजों को सोचने लगेंगे। तो देखना अब हम पहले इस क्वेश्चन को करने पर हमारा जो पहला जो पार्ट रहता है वो क्या रहता है हम क्या लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया गया है हम क्वेश्चन में वो लिख लो। हमें क्या दिया है ए बी समांतर पी क्यू। उसके बाद में ए सी समांतर पी आर। ये दो बातें हमें दी गई है। अब आगे वाली तो हमें सिद्ध करनी है। अरे आगे वाली जो बात है वो सिद्ध करनी है। तो अब लिखेंगे क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना क्या है कि बी सी समांतर क्यू आर ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है। तो देखना एक बात देखना आप अब इसमें भी हमें रचना के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि हमारा काम इसी डायग्राम से हो जाएगा। तो रचना के साथ क्यों छेड़छाड़ करें। जब हमारा काम नहीं हो तब छेड़खानी की जरूरत होती है। तो अब हम क्या करेंगे उपपत्ति पर चलेंगे। किस पर चलेंगे उपपत्ति पर। अब उपपत्ति पर हम चलेंगे तो उपपत्ति में पार्ट हमारा क्या रहेगा। अब हमें जो दिया गया है ना उस पे गौर करना है। सबसे पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी देखना जैसे लास्ट क्वेश्चन था। अब ए बी समांतर पहले लेते हैं कि ए बी समांतर पी क्यू। क्या किया गया है ये हमें दिया है। क्या है इसमें कोष्टक में लिख देंगे ए बी समांतर पी क्यू हमें दिया गया। पहले ये बात ली है ना तो ए बी और पी क्यू को देखो कहाँ है। डायग्राम जो है उसमें हमें देखना है कि ए बी और पी क्यू कहाँ है बच्चों। देखना ए बी ये रहा पी क्यू ये रहा। तो ये कौन से ट्राइंगल में आएंगे पूरे पूरे कौन से ट्राइंगल में आएंगे वो देखना। जो ये वाला जो ट्राइंगल है ना ये वाला कि पी ओ क्यू इस ट्राइंगल में ए बी भी आएगा पी क्यू भी आएगा। मैं देखना बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको हर एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तो आप बस समझने का आनंद लीजिए। पी ओ ये क्यू उसके बाद में यहां पर ये ए और ये बी यही तो दिया गया ट्रायंगल। तो इसमें ए बी भी आ रहा है पी क्यू भी आ रहा है। तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है हमने पी ओ क्यू ट्रायंगल लिया है। तो ये ट्रायंगल हमने लिया है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि त्रिभुज पी ओ क्यू। अरे क्या क्या त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या लिखेंगे अब आगे। अब लिखेंगे कि हमें पता है कि जब ए बी जो समांतर पी क्यू के है तो ये ए बी जो रेखाखंड है वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कौन सी प्रमेय से प्रमेय 6.1 से या आधार आनुपातिकता प्रमेय से। तो देखना यहाँ अब हम लिखते हैं यहाँ हम लिखेंगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको लिखना आधार आनुपातिकता प्रमेय से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रमेय
6.1 से क्या लिखेंगे प्रमेय 6.1 से? प्रमेय 6.1 से हम क्या लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे ओ ए बट्टे पी ए लिखो या फिर ए पी लिखो, ए पी लिखो या पी ए लिखो, बात तो बराबर ही है। तो हम लिख देते हैं ओ ए बट्टे ए पी बराबर ओ बी बट्टे बी क्यू। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, यहां तक हमारा काम हुआ। अब देखना, ये तो एक दी हुई बात ही हमने ली है, दूसरी दी हुई बात कौन सी है? एसी समांतर पी आर है। तो देखना, अब यहां से हम लेंगे एसी समांतर पी आर, एसी समांतर पी आर। ये क्या किया गया है हमें? ये हमें दिया है, क्या दिया है? एसी समांतर पी आर हमें दिया है। तो एसी और पी आर कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें आ रहे हैं। कौन सा? त्रिभुज पी ओ आर। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे कि त्रिभुज पी ओ आर में क्या लिखेंगे? इधर लिख रहा हूं प्रमेय, कौन सी प्रमेय से? 6.1 से। क्या लिखेंगे प्रमेय में? हम लिखेंगे कि ओ ए, ये ओ ए बट्टे ए पी या फिर पी ए लिखो, बराबर है कोई भी ओ सी बट्टे सी आर, ओ सी बट्टे सी आर। ये समीकरण नंबर 2। अब देखना आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं कुछ कर रहा हूं। देखना यहाँ पे इन बातों को देखना, ये बात और ये बात देखना, दोनों कुछ समान दिखाई दे रहा है क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 से दिखाई दे रहा है ना? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो इस ओ ए बट्टे ओपी की जगह ओपी बट्टे बी क्यू लिख सकते हैं। तो ये बात यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से ओ बी बट्टे ओ क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर। ये है, अरे है ना? कि अब देखना, अब मैं अलग ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से समझना, ये ट्रायंगल मैंने बनाया है ओ क्यू आर, उसके बाद में ये बीच में बीसी। अब देखना, ये जो बीसी जो रेखाखंड है, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ये जो बीसी रेखाखंड इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। कि कैसे कर रहा है? देखना, ओ बी बट्टे बी, ओ बी बट्टे बी क्यू, ओ बी बट्टे ओ क्यू नहीं है, ओ बी बट्टे बी क्यू है, ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर। तो ये रेखाखंड अगर इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो ये रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है, और बीसी समांतर क्यू आर होगा। कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 6.2 से, आधार अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो देखना, यहां से हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि प्रमेय 6.2 से क्या होगा? बीसी समांतर क्यू आर होगा। अब आपको लिखना है इति सिद्धम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कि देखना, अब क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, 6.1 कौन सी प्रमेय थी हमारे पास? आधार अनुपातिकता प्रमेय थी। तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, गौर करना, से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखना, मैं ट्रायंगल बना रहा हूं एक, ये ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए
बी सी। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा, हमने ये भुजा ली त्रिभुज की एक भुजा, इसके मध्य बिंदु, तो मान लिया ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। ये क्या है इसका, ये इसका मध्य बिंदु है। क्या है इसका मध्य बिंदु, क्या है, ये डी है। ठीक है, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, मध्य बिंदु से, अब देखना इस भुजा के, दूसरी भुजा ये, इस भुजा के समांतर ये खींचा गया रेखाखंड, ये मान लिया ई। ठीक है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, मतलब ये तीसरी भुजा, इसको भी समद्विभाजित करती है। मतलब यहां पर देखना हमें कुछ वैसे इनडायरेक्टली रूप से दिया गया। एक तो देखना, इस बिंदु पर गौर करना, मध्य बिंदु मतलब डी मध्य बिंदु है ए बी भुजा का, और क्या दिया गया है कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा कौन सी है, डी है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब सिद्ध क्या करना है कि वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब तीसरी भुजा को बराबर भागों में वो बांटता है, मतलब ए ई बराबर, इससे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। एक बात और देखना, एक बात और गौर करना इधर बच्चों कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग कर कर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा हमने ये भी इसके मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु हमने मान लिया डी, इसके मध्य बिंदु से होकर खींची गई रेखा, हमने माना कि इसके मध्य बिंदु से खींची गई रेखा डी है, वो दूसरी भुजा के समांतर बीसी के समांतर मान लिया। वो अब सिद्ध क्या करना है कि वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा कौन सी है, एसी, जो ये रेखाखंड है। तो क्या सिद्ध करना है कि ए बराबर एसी, समद्विभाजित का मतलब ये जो ई बिंदु है वो इधर से भी बराबर स्थित है, इधर से भी बराबर भाग पर स्थित है, अर्थात ए बराबर इसी हमें सिद्ध करना है। तो देखना, अब हम चल रहे हैं यहां से, हम लिख रहे हैं यहां से, पहले दिया है तो इनडायरेक्टली रूप से हमें दिया क्या है, हमें दिया गया है कि डी मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ये दिया गया है हमें, अर्थात मध्य बिंदु है, अर्थात ए डी बराबर बी डी है। अरे यही है ना, अरे ए डी बराबर बी डी तो है, जब ये मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर बी डी होगा, है ना। अब और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है कि ये इसके समांतर खींची हुई है, तो डी ई समांतर बी सी है, ये है। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि इसकी तीसरी भुजा को भी क्या करता है, वो समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ए बराबर इसी सिद्ध करना है, या ऐसा सिद्ध करना है कि ई है वो ऐसी भुजा का मध्य बिंदु है, या फिर ऐसे सिद्ध करना है कि बिंदु ए ऐसी भुजा का मध्य बिंदु है, अर्थात ए बराबर इसी हमें सिद्ध करना है। अब रचना हमें इसमें करनी नहीं, क्योंकि हमारा काम है वो यहीं से हो जाएगा, हमारा जो काम है वो यहीं से हो जाएगा, तो रचना करने की जरूरत है नहीं। तो हम चलते हैं उपपत्ति पर, किस पर चलते हैं, उपपत्ति पर चलते हैं। अब उपपत्ति पर चल रहे हैं तो एक बात देखना, यहाँ से हमें दिया है कि डी ई समांतर बी सी है, ये क्या दिया है, हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है जब ये समांतर है, अर्थात ये समांतर रेखाखंड है डी समांतर बी सी, अर्थात ये दोनों जब समांतर है तो ये डी जो रेखा है वो त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से, और प्रयोग भी किसका करना है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। तो यहां से हम लिखेंगे कि ए डी बट्टे बी डी बराबर ए बट्टे,
लेकिन एक बात देखना, एक बात आप ये देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ए डी बराबर बी डी है ना, ए डी बराबर बी डी। लेकिन यहां से हमें क्या दिया है, दिया है क्या कि ए डी बराबर बी डी दिया है, तो इस ए डी की जगह हम बी डी भी लिख सकते हैं। तो देखना यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी की जगह हमने लिख दिया बी डी बट्टे बी डी बराबर ए ए बट्टे इसी। जब समान जो मान होते हैं उसमें सम्मान का ही जब भाग लगता है तो एक आता है, मतलब बी डी से कटेगा तो कितना आएगा, एक आएगा। तो इधर एक बट्टे एक बराबर ए बट्टे इसी। अब वज्र गुणा करेंगे, ए ई को एक से गुणा करेंगे तो ए और इसी को एक से गुणा करेंगे तो इसी, तो ए बराबर इसी आ गया ना, अर्थात ई है वो ऐसी भुजा का मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना था कि ए बराबर इसी। तो हम अब क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 7 कंप्लीट किए हैं। अब इससे अगले वाले क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और आगे क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास करें कि कहां तक आपको समझ में आ रहा है, कहां तक नहीं आ रहा है। तो एक बार आप मेरे को कमेंट में जब पूछेंगे तभी तो मेरे को पता चलेगा। तो इतना काम कीजिएगा कि आगे के क्वेश्चन है वो आपको एक बार स्वयं को कर देखने हैं और अगले वाली क्लास में मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें और हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।